अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मीर तकी मीर ने कहा था कि उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। वही हाल आज कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। अदम एतमाद के नतीजे में इक़्तिदार हाथ से जाने के बाद इस्तीफ़ा देने और असम्बलियाँ तहलील करने के फैसले से लेकर मुल्क भर में जलसे, इनकलाब की कॉल, इस्लामाबाद मार्च, भूख हड़ताल, तहरीक और कल तक होने वाले डी चौक एहतजाज समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत की दर्जनों कोशिशें काविशें नाकाम ही हुई हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2014 के धरने में एम्पायर की उंगली खड़ी करने के सहारे अदालती फैसलों में सुर्खरू होकर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अपने कारकुनान का खून गरमाते हुए अपोजिशन की एक के बाद एक विकेट गिराकर 2018 के इंतखाबात में कामयाबी समेट कर इक़्तिदार में आए और अपोजिशन के एक एक बंदे को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाला। आज खुद जेल में कैदे तन्हाई में है कि उनके साथ कोई मुलाकात भी नहीं कर सकता। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का भांजा, बीवी और 2 बहनें भी जेल में हैं और बाहर अगर कोई है तो वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी रहनुमा हैं जो उनका नाम इस्तेमाल करके और उनका फैसला कहकर एहतजाज मुलतवी कर देते हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल थी कि कुछ भी हो जाए डी चौक का एहतजाज मौखर नहीं होगा, मगर वजीर आला KP रूपोश हो गए। रूपोशी का ड्रामा रचाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जाकर तकरीर करते हुए कहा कि हमने डी चौक पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया, जिसके बाद असम्बली कारकुनान ने उन्हें इज्जत बख्शने के लिए रिवायती पगड़ी पहनाई और खुशी से शादियाने भी बजाए। मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान जो मारें खाते हैं और आंसू गैस के शेल बर्दाश्त करते रहे, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस एक्ट पर नाला हैं और उनकी बात पर यकीन करने की बजाय इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा असद कैसर ये पेशगोई कर रहे हैं कि ये हुकूमत दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी, जबकि हुकूमत अपनी बका के लिए आइनी तरमीम करने की खातिर नंबर गेम पूरी करने के लिए ज़ोर आजमा रही है। अगरचे 63A के फैसले के बाद हुकूमत के लिए नंबर गेम पूरी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर इसके बावजूद भी अभी तक हुकूमत तरमीम लाने में कामयाब दिखाई नहीं देती। हुकूमत के लिए आसान टारगेट मौलाना फजल रहमान थे, मगर उनके साथ आइनी मुसव्वदे पर आया डेडलॉक अभी तक ख़त्म नहीं हो सका, जिससे महसूस होता है कि आइनी तरमीम लाना हुकूमत के लिए जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात और हुकूमत के लिए आइनी तरमीम लाने की राह में मुश्किलात का खात्मा कैसे हो सकता है, इस पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे ये बताइएगा, सवालात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि एक जमात एहतजाज रिकॉर्ड करने पहुँचती है, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब रेंजर्स कॉल कर देते हैं। क्या हम इसे फेलियर समझें हुकूमत का? जी, पहले आपने जो एक बात की, मैं उसके ऊपर कुछ वजाहत दूंगा कि हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हल के करीब है कि जब मुस्लिम लीग नून ने अपने दूसरी जमातों के साथ मिलकर जो हुकूमत बनाई, उस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 महीने के बाद वाज़े नजर आ रहा है, ये नहीं कि हमारे बयान से, बल्कि हर पाकिस्तानी जो अपने मोहल्ले की करियाने की दुकान पर जाता है उसे महसूस हो रहा है कि अब कीमतें बढ़ना बंद हो गई और बल्कि कुछ चीजों की कीमतों में कमी भी आई है। कीमतों का रुक जाना ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान तमाम झूठी अफवाहों के बावजूद कि जी इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, पाकिस्तान में 3 महीने से रिकॉर्ड टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो रही है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, पाक रुपी जो है वो स्टेबल चल रहा है। तो लिहाजा बहुत सारे मामला जिनका पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर करने से ताल्लुक था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा चैलेंज था वो हुकूमत उससे निपट रही है और बहुत बेहतर। अब जो दूसरा चैलेंज है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो चैलेंज ऐसा है जिसका पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक मफरूजा है जिसकी बुनियाद पे वो कहते हैं कि जी उन्होंने एहतजाज करना है एक जमात ने, और ये वही जमात है जो पिछले 10 साल से तशद्दुद इस्तेमाल कर रही है अपने एहतजाज के लिए। चाहे वो पाकिस्तान टेलीविजन की जमात पर डंडे लेकर कब्जा है, चाहे वो पार्लियामेंट के जंगला गिराना है, या इस्लामाबाद पुलिस के 150 एहलकारों की हड्डियां तोड़नी है, उन्हें जदोखूब करना है,
पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट का काम रोक देना है, और वो 126 दिन वहां बैठे रहे। लेकिन जो चीज शायद पाकिस्तान के अवाम को उस वक्त नजर नहीं आई और अब वाज़ेह होनी चाहिए, वो ये थी कि सदर शी जिनपिंग, चाइना के सदर का दौरा जिसमें सीपेक पर 2014। दस्तखत होने थे, तो उसकी वजह से 8 महीने डिले हुआ। पाकिस्तान की तरक्की 8 महीने डिले हुई, पाकिस्तान की साख खराब हुई। लेकिन वो जमात जो हमलावर है या धरना देने वाली थी, उनको इससे कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी प्रोफाइल क्या है, पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के अवाम के मफाद में क्या है। उनके सामने सिर्फ एक हवस है इक़्तिदार की, जिसके लिए वो हर काम करने के लिए तैयार है। इसलिए वो अक्टूबर 2016 में भी लोगों को भूल गया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियां, अहलकार, असलहा, आंसू गैस, वसाइल इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पर हमलावर हुए थे और हमने उन्हें पसपा किया था अटक के पुल पे। तो वो दोबारा 25 मई 2022 को भी आए, फिर वो 9 मई 2023। खुर्रम मुस्तकील साहब, हुकूमत की तरफ से अटक पुल क्रॉस करने का चैलेंज दिया गया, उन्होंने क्रॉस तो अलबत्ता किया है, लेकिन मुझे सिर्फ वन लाइनर बताइएगा कि क्या हुकूमत ने कामयाबी हासिल की, खास करके मोहसिन नकवी साहब ने, या अभी नहीं कह सकते कि मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरीके से उसे हैंडल किया, एक पुलिस वाले की शहादत हुई है, ये अच्छे तरीके से हैंडल हो सकता था? जी, इसमें जो वाहिद मुस्बत पहलू है वो ये है कि किसी पाकिस्तानी की उस पुलिस वाले की शहादत के अलावा किसी फसादी जमात को कोई लाश नहीं मिली जिसके ऊपर वो नाच सके। ठीक है, यानी वो जो उसके पाकिस्तान अलावा तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिक्स करना चाह रही थी, जो कि फैसल वावड़ा साहब भी निशानदेही कर रहे थे, वो आप कहते हैं कि उनको वो मिला नहीं है, उसका उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात बड़ी अहम है जी कि हम इसको देखते हैं कि ये हुकूमत व मुकाबला अपोजिशन, इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उन पाकिस्तानी शहरियों का है जो उन इलाकों में रहते हैं जहाँ ये एहतजाज होता है। उनकी जिंदगियां मुतासर होती हैं, उनके कारोबार, रोजगार, तालीम, सेहत, नए मौके, नए बच्चों ने स्कूल जाना है, वो सब चीजें मुतासर होती हैं। तो हुकूमत के सामने जब हम कहते हैं ये हुकूमत ने ऐसे हुकूमत के सामने सिर्फ एहतजाज रोकना मकसद नहीं है, पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसको हम पूरा करते हैं। ठीक, मुझे याद है कि जो जलसा मुलतवी किया गया था 22 अगस्त का, उस पर बहुत सारे कयास के बाद ये बात सामने आई थी, और मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर वकील हैं, उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा था कि बिल्कुल हमारे थ्रू इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था, और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मान रहे थे कि हमने मौखर जलसा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया था। फिर 8 सितंबर को जो हुआ वो भी हमने देखा। अली अमीन गंडापुर साहब स्ट्रेट गायब हो जाते हैं। चीज बड़ी अहम है, अगर आप मुझे इजाजत दे दें। देखिए, उन्होंने जलसा किया 8 सितंबर को। अब ये जो हम सबको शायद एक गलत तरीके से बताया गया है कि पाकिस्तान की आइन की किताब में सिर्फ एहतजाज का हक लिखा हुआ, एक ही हक है, बाकी सब हक के ऊपर मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, आपने बिल्कुल अच्छा नक्शा खींचा। 2014 में शी जिनपिंग ने आना था, अब ऐसे हो रहा है। संजानी में जिस तरह से खातून सहाफियों के बारे में बेहुदा गुफ्तगू की गई, खातून वज़ीर आला के ऊपर नाजेबा इल्जामात और उनके बारे में ज़बान इस्तेमाल की गई, और एक सूबे का वज़ीर आला उसने ये धमकी दी, और आर्टिकल 19 कहता है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कि वो एक लश्कर लेकर जाएंगे किसी दूसरे सूबे पर, उसकी जेल तोड़ेंगे और कैदी को रिहा कराएंगे। ये एहतजाज और इजहार राय की आज़ादी ठीक है, चले ये आप कहते हैं कि ये इजहार राय भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आज़ादी भी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल रह गया बीच में। अली अमीन गंडापुर साहब स्ट्रेट इतने घंटे गायब रहते हैं, केपी हाउस में पुलिस भी जाती है, रेंजर्स भी जाते हैं, उनको मिलते नहीं भी। नया मामला खुल गया कि उनका मोबाइल फ़ोन वो कहते हैं जी आईजी के पास है, बैरिस्टर साहब ने कहा कि वो आईजी के पास नहीं था, वो वहाँ पे घूम गया था। एनीवेज, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? क्या डिलिबरेटली गिरफ्तारी नहीं की गई थी, पता था कि वहीं पर है, या वो उससे पहले एस्केप हो गए और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है? जी, इसकी तफसीलात तो वजारत दाखिला के जो इस वक्त कलमदान संभाले हैं वो बेहतर बता सकते हैं। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि वज़ीर आला का एक जो पाकिस्तान के आइन में एक उसका खास लेवल है, वो बिल जबर कुछ नहीं हो, जो भी होगा बिल रजा होगा। तो जो भी वाकयात हमने देखे हैं हफ्ते और इतवार को, वो सब बिल रजा हुए थे, वो बिल जबर नहीं हुए थे। पीटीआई को नुकसान, या बानी पीटीआई को नुकसान, पीटीआई के लोग ज्यादा पहुंचा रहे हैं या हुकूमत ज्यादा डेंट दे रही है? जी नहीं, उनको नुकसान सिर्फ ये हो रहा है कि वो पाकिस्तान में
जो फसाद और फितना पैदा करना चाहते हैं, जो ये केओस मर्चेंट्स हैं, जो इंतशार के सौदागर हैं, उनका ये ख्याल है कि इंतशार पैदा करके वो अपने इक़्तिदार का रास्ता जो है उसको सीधा कर सकते हैं। उसमें उन्हें नाकामी हो रही है और इंशाअल्लाह आईनी तरमीम भी पास होगी और उसके बाद एससीओ का इजलास भी होगा पुरअमन तरीके से। अच्छा, यानी जो 18 को इजलास बुलाया है, ये फाइनल कॉल है कि आईनी तरमीम जो है वो पास हो जाएगी और इसमें ज़ाहिर है कि 63 तो रोल प्ले कर ही रहा है। जी, पूरी कोशिश की जा रही है कि जो तरमीम तो वो जो 5 सेनेटर्स और 7 मेंबर कौमी असम्बली कम पड़ रहे हैं, थोड़ा सा गैप आ रहा है, वो आप लोग फिल कर लेंगे आसानी से? जी, हुकूमत की जो सियासी टीम है इसके ऊपर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पहली कोशिश तो ये है कि एक ऐसा मिनिमम एजेंडा बनाया जाए जिसके ऊपर तमाम जमातों को दावत दी जाए। और आईनी तरमीम एक ऐसा मौका है कि हम तो पार्लियामान में मौजूद तहरीक इंसाफ को भी दावत देने के लिए तैयार हैं कि भाई आप इसी मसवदा देखें और इसकी हिमायत करें, क्योंकि आइन की तब्दीली जो है वो सिर्फ कोई आर्जी चीज नहीं है। 14 साल के बाद आइन में कोई बड़ी तरमीम होने जा रही है, तो हम सबको ये हमारी सबकी कोशिश है कि इसको मैक्सिमम कंसेंसस के जरिए इंशाल्लाह पार्लियामान से पास करवाएं। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो प्रोग्राम के लिए निकाला और आईनी तरमीम से मुतालिक उन्होंने कहा कि ये पास हो जाएगी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शाहीन साहब ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रज़ा साहिबा में ज्वाइन कर चुकी है। शहला साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे बताइएगा कि ये क्या मामला चल रहा है कि पीटीआई एहतजाज करने में कामयाब नहीं हो पा रही और हुकूमत आईनी तरमीम लाने में कामयाब नहीं हो पा रही? देखिए, पीटीआई तो अपना जवाब खुद देगी। मैं ये समझती हूँ कि एक नामुनासिब वक्त था, इस वक्त बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं और मुल्क में जो हमारी मईशत है उसकी वजह से हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं कि हम कुछ बेहतर कर सकें। पूरी एक सीरीज़ है कि पहले जो है शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है, फिर उसके बाद जो है इजलास कह दें, कॉन्फ्रेंस कर दें, उसके बाद MBS आ रहे हैं 50 से ज़्यादा बिजनेसमैन लेकर। तो बहरहाल जो हुआ, एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है उसको पॉलिटिकल वर्कर की तजलील, उसका ताल्लुक़ चाहे कहीं से भी हो, अच्छी नहीं लग रही होती है। लेकिन बहरहाल जो भी फैसले हैं वो इनको खुद देखने। जहाँ तक तरमीम की बात है उस पर कंसेंसस डेवलप हो रहा है। मौलाना से यही तय हुआ था कि आप अपनी अमेंडमेंट भी, आप अपना मसवदा भी बना लें और हुकूमत के मसवदे में अगर कोई अमेंडमेंट करनी है वो कर लें। वो कह रहे हैं हमारा 80% काम हो गया है और पीपल्स पार्टी का भी मसवदा तकरीबन तैयार है, उसको बैठ के मिला के देखेंगे क्या उसमें हो सकता है, वो करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। ठीक है, चले, आप पुरुमीद इसमें दिखाई देती हैं, जैसे कि खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे पहले वो भी पुरुमीद। मुझे यकीन है। अच्छा, आपको यकीन है। शुएब शाहीन साहब, अब आप सुन रहे हैं कि हुकूमत पीछे नहीं हटी, उनको यकीन है, लेकिन अलबत्ता आपके जो लोग पीछे हटे हैं, जिस तरीके से डी चौक पे एहतजाज पे, आपके अपने जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस वक्त। अली अमीन गंडापुर साहब से काफ़ी नाला है, ऐसा लग रहा है जो नुकसान है वो गवर्नमेंट नहीं पहुंचा रही या एस्टेब्लिशमेंट नहीं पहुंचा रही, आपकी अपनी ही क़यादत पहुंचा रही है पार्टी को नुकसान। मेरे से सवाल किया है? जी 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 जी। देखें, पहली बात तो यह है कि ये हमारा एक फंडामेंटल राइट था और है और हम उसको अवेल कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। जहाँ तक शंघाई ताउन तंजीम का क्वेश्चन है, उस हवाले से तो ज़ाहिर है हमने इस्लामाबाद में अब शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से तो वो प्रोग्राम शुरू होना है 14, 15, 16 मैक्सिमम ये दिन है ना। इन दिनों में हमने कोई प्रोग्राम नहीं रखा। और वैसे भी ये कौन सी जमहूरी मुल्क होता है जहाँ एहतजाज नहीं होता? आप अमेरिका और यूके से तो बड़ी जमहूरियत नहीं है ना, वहाँ जो रोज़ फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं और वहाँ जमहूरी तरीक़े से एहतजाज भी होता है। जो इस तरह इस कठपुतली हुकूमत ने जिस अंदाज से उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी थी, पूरा पाकिस्तान जाम कर दिया था, FC, रेंजर्स, आर्मी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीसफुल प्रोटेस्ट करने आ रही है और इन्होंने खंदकें खोद दी, मोटरवे बंद कर दिए, मतलब पूरा पाकिस्तान के एक लिहाज से उसको बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी। ऐसे लग रहा था खुदा न खास्ता कोई बाहर के मुल्क का कोई जो है वो हमला करने हो रहा है पाकिस्तान में। और जा कर के सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला किया,
اور جا کر کے پی ہاؤس کو بعد میں سیل کر دیا، رینجرز اور لیکن شریف شاہین صاحب یہی حسن ہے پالیٹکس کا. اگر میں اب تقریریں نکالنے بیٹھ گئی عمران خان صاحب کی تو اس وقت کی جو اپوزیشن کی کنڈیشن تھی وہ پھر آپ سے شاید برداشت بھی نہیں ہوگی. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا. علی امین گنڈا پور صاحب کا غائب ہو جانا، ایک دم سے نکل جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن ہے جس کو ابھی تک ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے، یہ جمہوریت کے اوپر تماشا ہے، جمہوریت کو اوپر اٹیک ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. مجھے بتائیں بلاول صاحب آئے تھے، ریڈ زون تک آئے تھے، کتنے پرچے ان کے خلاف کیے تھے؟ اس وقت تو پنجاب گورنمنٹ بھی ہماری تھی، سندھ سے چلے تھے نا. مجھے بتائیں مولانا فضل الرحمان صاحب 2 دفعہ آئے یہاں دھرنا دیا، کتنے ان کے خلاف ایف آئی آر بات کرنا چاہتا ہوں. مریم نواز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں آئی تھیں، کتنی ان کو 144 کے خلاف ورزی پہ اپنے اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا تھا. یہ سارے لوگ آئے، اپنے مظاہرے کیے، اپنے دھرنے دیے، اپنے پروگرام کیے، اپنے جلوس نکالے، ٹھیک ہے چلے گئے. اور یہی ہمارا پلان تھا. اب اس کے اندر جس انداز سے انہوں نے کیا ہے وہ دیٹ واز رانگ. اب جہاں تک الیمین گنڈا پور کا تعلق ہے، یہ کوشچن نہیں ہے کہ وہ کدھر تھا، اسے تو اس کو ایکسپلین کر دیا. سوال یہ ہے کہ یہ سارے کٹ پتلی منسٹرز یہ کہا کرتے تھے وہ ڈی چوک تک آ کر دکھائے، وہ بلکہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے. نہ صرف اس نے اٹک پل کراس کیا بلکہ ڈی چوک تک پہنچا اور تمام تر ہزاروں کی تعداد میں شیلنگ ہوئی، ڈرونز اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے قافلے کے اوپر شیلنگ ہوئی. یعنی میں سمجھ رہی ہوں کہ ان کو صرف ہاتھ لگا کے آنا تھا اور وہ ہاتھ لگا کے آ گئے. میں شعلہ صاحبہ کو اس میں ایک کوشچن کر لیتی ہوں، پھر آپ کی طرف میرے پاس ایک اور انٹرسٹنگ سوال ہے. جی سنیں، پروٹیسٹ کا تقاضا تھا، وہ یہاں آئے اور چند لمحوں کے لیے اگر وہ اپنے گھر گئے جو کہ 2 منٹ کی مسافت پہ تھا، اس کے پی ہاؤس پہ اٹیک کرنا یہ آئین کے اوپر حملہ تھا، صوبائی خود مختاری کے اوپر حملہ تھا. لیکن کانٹرڈکشن ہے نا شیف شاہین صاحب، بہت ساری کانٹرڈکشن. جیسے موبائل فون کے بارے میں بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی وہ گر گیا، مس پلیس ہو گیا. بیرسٹر صاحب نے کہا. علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں وہ آئی جی نے لے لیا. پھر وہ کہتے ہیں کبھی کہ میں پہاڑی چڑھ کے نکلا، پھر وہ کہتے ہیں میں ڈی پی او. مطلب اتنے سارے کانٹرڈکشنز ہیں ان کے اپنے بیان میں، وہ غائب ہونے میں. سنیں آپ نے ان کانٹرڈکشنز پہ جرا کرنی ہے یا غیر آئینی کام؟ میں ان لوگوں کے لیے سوال کر رہی. ٹھیک ہے شیف شاہین صاحب چلے. سنیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حملہ غلط تھا یا صحیح تھا. ٹھیک ہے، میں یہی سوال شعلہ صاحبہ سے کرنا چاہوں گی. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ شعلہ صاحبہ یہ حملہ صحیح تھا یا نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں جو بھی ہے ایک صوبے کے چیف منسٹر تو ہیں. ہم نے اس سے پہلے پارلیمنٹ کی بے توقیری بھی دیکھی، اندر گھس کے سول کپڑوں میں لوگوں نے گرفتاریاں کی ہیں. یہ انتہائی غیر جمہوری ہو رہا ہے دونوں سائڈ سے. اچھا پہلے تو ان سے کہوں کہ امریکہ اور یو کے کی انہوں نے بات کی، ان سارے ممالک میں جو ہے جو بھی احتجاج ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے اور بالکل اجازت کے ساتھ کیا جاتا ہے. آپ سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ نہ کریں اور ریسٹرکٹڈ ایریا ہے ڈی چوک. انہیں آپ نے پورے بالکل آپ جو ہے دھرنے کی تیاری سے آئے تھے اور آپ نے وہاں پہ کرنا تھا کہ ہم نے دھرنا دے دیا ہے اور آپ کا یہ ارادہ تھا کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کی آڑ میں جو ایس سی او ہے اس کے آڑ میں کوئی شاید جلدی سے ترمیم ہو جائے گی اور اس وجہ سے آپ یہاں آ رہے تھے تاکہ آپ یہ تماشا لگائیں. جب آپ سے کہا بھی گیا تو دو چینل پہ آپ کے بیرسٹر سیف نے کہا کہ جی وہ شنکر صاحب کو ہم بلا لیں گے، ہمارے پاس آئیں، وہ ہم تو انہیں دکھائیں گے. بعد میں وہ مکر گئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جن ممالک کی آپ مثال دیتے ہیں ان کی مثال دیتے وقت یاد رکھا کریں کہ وہاں پہ کس طرح سے لوگ قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور وہاں پر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں اور 86 ممالک میں، تو اس 86 سے زیادہ. اب رہی بات یہ کہ کبھی کسی صوبے کے آپ نے چیف منسٹر کو دیکھا ہے کہ وہ چڑھائی کرنے آیا ہو؟ جب بلاول صاحب بھی آئے تھے تو باقاعدہ حکومت سے کہا تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم وہاں پہ اسپیچ کریں گے اور چلے جائیں گے. ہمارے قافلے داخل بھی نہیں ہو سکے تھے اور بلاول صاحب نے اسپیچ کی اور چلے گئے کیونکہ جو پنڈی کے، کشمیر کے اور ادھر کے لوگ تھے ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ یہاں ریسیپشن پہ ہوگا، ہم ساتھ راستے میں ہوں گے. تو ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا تھا اور پورے طریقے سے آئے تھے. رہی بات آپ
آپ کی تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہی کیونکہ آپ کے اپنے لوگ اس اسٹوری کو بائی کرنے پہ تیار نہیں ہیں، نہ رؤوف حسن نہ کوئی دوسرے کہ یہ کیا ہوا، نہ اس پہ تیار ہیں، کیونکہ جس قافلے کو وہ لے کر آ رہے تھے، جس کی مدد سے وہ سارے حرکتیں کرتے آ رہے تھے، وہ تو وہیں کہیں پیچھے رہ گیا، اور بیچارے یہاں کے جو لوگ تھے وہ رات کے 2 بجے تک کھڑے رہے اگلے حکم کے منتظر، اور وہ جو تھے وہ پہاڑی چھت اور پتہ نہیں 12 ڈسٹرکٹ کرتے ہوئے بہرحال پہنچ گئے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی چیف منسٹر نے یہ نہیں کیا کہ اپنے ساتھ جو ہے 106 غیر ملکی پکڑے گئے اور پتہ نہیں کتنے تھے، 12 پولیس والے جو یونیفارم میں نہیں تھے، ان سے جو کام لیا جا رہا تھا لانگ رینج آنسو گیس کے شیل، اور جس طرح سے جو ہے بلال پولیس کانسٹیبل کی لاہور میں پٹائی کی گئی، عبدالحمید یہاں پہ شہید ہوئے تشدد سے، اور جس طرح سے یہ کون سا چیف منسٹر کرتا ہے؟ یہی تو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کوڑے کھائے ہم نے۔ شعلہ صاحبہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے، میں دونوں سے چاہوں گی شعیب شاہین صاحب کو بھی انگیج کرتی ہوں۔ شعیب شاہین صاحب، کل آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے، فلسطین کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت نہ کرنا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو کوئی پولیٹیکل ایشو ہی نہیں ہے نا کہ جس میں آپ بائیکاٹ کر دیں کہ جی ہم نہیں آ رہے، ہم اس پہ ٹیبل ٹاک نہیں کر رہے۔ آپ کی پریزنس بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پہلی بات تو آپ کو ایک بات ذرا میں بتا دوں، یہ جمہوری پارٹی ہونا، مجھے پیپلز پارٹی پہ سب سے زیادہ افسوس ہے۔ ان کا جو رویہ ہے، یہ تو ان کٹ پتلیوں کے ساتھ ان سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے ہیں۔ بھائی آپ آئے، کون سے اجازت نامہ لے کر آئے تھے؟ آپ ریڈ زون میں آئے، آپ کا آنا جائز تھا، کسی لیے کا آپ کے لیے رکاوٹیں نہیں تھی۔ اچھا، ہم لوگ آئے ہیں تو ہمارا آنا جو ہے وہ اللیگل ہو گیا ہے۔ وہ جو بدماشی ہوئی ہے، جتنے لوگ 1000 سے زائد 1500 سے زائد بندے ہمارے گرفتار کیے ہوئے ہیں، جو بدماشی کا آخری حدوں تک لیے گئے ہیں، جو تشدد کیا ہے، جو بوڑھی عورتوں کو اٹھایا ہے، سب کے سامنے علیمہ اور عظمیٰ کو اور تینوں بہنوں عمران خان کو اٹھایا، کیا تشدد کیا ہے انہوں نے؟ 780 کے پرچے لگا دیے۔ 8 ستمبر کو ہم نے جلسہ کیا، میں اس کا یہاں کا ہوسٹ تھا، پیسفل جلسہ سنجانی میں جا کر کیا، اسلام آباد سے 25 کلومیٹر دور، عدالت کے حکم سے اور ان کے ڈی سی کی اجازت سے، میرے سمیت ساری لیڈرشپ پہ پرچے، اور میں 7 دن میں خود جیل میں رہ کر آیا ہوں۔ یہ ان بدماشوں کا حال ہے اور ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اچھا، جو کچھ انہوں نے بدماشی کی ہے، کوئی ایک بدماشی کی ہے؟ گاڑیاں انہوں نے توڑی ہیں، ساری فوٹیج موجود ہے رینجرز نے، حملے انہوں نے کیے ہیں، تشدد انہوں نے کیا ہے، بندے انہوں نے اٹھائے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بالکل درست تھا، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اچھا جی، اب آپ آگے فلسطین کے ایشو پہ۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کے ایک پروگرام میں تقریر کرنے گیا، میرے خلاف FIR کاٹ دی۔ فلسطین کے ہمارے کارکنان نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا، ان کو خلاف پرچہ دے دیا۔ فلسطین کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر انہوں نے پرچے دیے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف۔ سینٹر مشتاق کو کئی دفعہ گرفتار کیا، اس کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ فلسطین کی بات کریں گے۔ احمد ولی نے ان کے پروگرام میں بیٹھ کے کیا کہا کہ ہم امریکہ کی مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ بھائی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ یہ صرف بہانہ اور ڈرامہ تھا، ان کا کوئی فلسطین کاز کے ساتھ سنسیئر اینڈ لوئل نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن شعیب شاہین صاحب، آپ نہیں سمجھتے ود ڈیو ریسپیکٹ، ٹھیک ہے، ود ڈیو، میرا سوال لے لیں سر، جو انڈیا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، یہ تو ہمارے پٹے کے اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چلے، یہ بڑی اچھی مثال دی جو انڈیا مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہی حیرانگی والی بات ہے کہ اس میں اگر آپ جے شنکر کو کوئی دعوت دے اور پھر مکر جائے تو یہ ہمارے لیے حیران کن ہے۔ لیکن آپ کے ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی آ گئی ہے، وہ مس سٹیٹمنٹ ہے۔ نہیں، ٹھیک ہے، چلیں، ہم اس کو نہیں پکڑتے، ہم اس نقطے کو نہیں پکڑتے شعیب شاہین صاحب، لیکن مجھے جواب دے دیں کہ اس احتجاج کا یار بغیر ویزے کے آتا ہے نواز شریف کے کہنے پہ، وہ ذمہ لگاتے ہیں آپ ہمارے، کن کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کس کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے ایک چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیں، کیا فائدہ ہوا آپ کے اس پورے کنڈکٹ کا کہ عمران خان صاحب کو 10 دن کی قید تنہائی مل گئی، ان کی دونوں بہنیں گرفتار ہو گئی، بھانجا آلریڈی گرفتار ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کا حاصل وصول 3 مہینے گرفتار ہو گئی، تو مجھے بتائیں آپ نے تو پورا خاندان اندر کروا دیا۔ بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ جب حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو کاز کے لیے قربانیاں دینی ہوتی ہیں، تو وی آل آر سیکریفائسنگ۔ پہلی بات جمہوریت کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، اس ملک میں نظام انصاف کی بہتری کے لیے۔ یہ تو نظام انصاف کو کینگرو کورٹس بنا کے
पाकिस्तान के बुनियादी इंसानी हुकूक ठीक। मुअत्तल करके, सो कार्ड आईनी तरामीम करके इस सही। मुल्क को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। इन लोगों ने तो इस मुल्क के लोगों के ऊपर जो जुल्म करने जा रहे हैं ठीक। वो इससे बढ़कर और क्या होगी कि हमने एक गलत चीज के खिलाफ एक एहतजाज किया, निजाम इंसाफ की बेहतरी के लिए, आजाद अदलिया के लिए, कानून और इंसाफ की हुक्मरानी के लिए। बाकी कुर्बानियां हमारे हजारों की तादाद में अभी भी जेल में उठाए हैं। इस्लामाबाद से 3 दिन में हजारों की तादाद में लोगों को उठाया है। और लेकिन मैं शला साहबा से भी सवाल करती हूँ इस पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है शिवशान साहब कि अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी, ये कयास किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो शायद गिरफ्तारी से ही भाग रहे थे, ये पॉइंट था। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनें गिरफ्तार हो गई, ये एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं निकालना नहीं चाह रहे। शला साहबा, डू यू थिंक कि ये जो औरतों की गिरफ्तारी है, मैं इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इस पे थोड़ी सी कोई नरमी होनी चाहिए? जिस तरीके से सारा कुछ हुआ है, कोई लेवरेज होना चाहिए। जो ये आइन की पासदारी की बात कर रहे हैं, जब मुसवदा टेबल ही नहीं हुआ, कैबिनेट में भी नहीं आया, आप कहाँ से उसकी ठेकेदारी कर रहे हैं? जब 63A रीराइट हुआ, जिसको पूरी दुनिया ने माना कि रीराइट हुआ है, उस वक्त आपकी आइन की ठेकेदारी कहाँ थी? जब 63A के ऊपर बगैर इलेक्शन हुए आपका वजीर आला बन गया, उस वक्त आइन की ठेकेदारी कहाँ थी? जब आपके स्पीकर ने धड़ाम करके असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, नेशनल असेंबली, जब आइन कहाँ सोया हुआ था, उस वक्त आप कहाँ थे? और जब एक पार्टी जो है वो अपने लिए मखसूस सीटें मांगने गई, जो नहीं गई थी, जिसका प्ली में कहीं जिक्र नहीं था, उसको उठा के दे दी गई, उस वक्त आइन की पासदारी कहाँ थी? सिर्फ आइन की पासदारी जब होती है जब आपके हक में फैसले हो, आइन की पासदारी उस वक्त नहीं होती। अच्छा जी, दूसरी बात यही प्रॉब्लम है शला साहिबा कि आइन की पासदारी को हम तभी कंसिडर करते हैं कि जब हमारे या किसी के हक में होती है। बहुत शुक्रिया शला रजा साहिबा, आपने वक्त निकाला। शुएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की मईशत कर्जों में जकड़ी है और आलमी मालियाती इदारों के साथ होने वाले मुआहदों में शामिल शराइत ने हमारे हाथ पांव बांध कर हमें मफलूज कर रखा है। अगर आलमी मालियाती इदारों की सख्त तरीन शराइत से बचना है तो कर्जों से जान छुड़ाना होगी, और कर्जों से जान छुड़ाना है तो मुआशी पॉलिसीज़ भी बदलना होंगी। और मौजूदा मुआशी पॉलिसी का नतीजा है कि हमारे कर्जों का सबसे बड़ा बोझ गर्दिशी कर्जे हैं। लिहाजा अब अवाम के रद्द अमल के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने IPP कंपनीज़ के साथ मुआहिदे रीन्यू करने का जो फैसला किया था, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। 4 IPPs कंपनीज़, जिनमें एटलस पावर, सबा पावर, रूस पावर और लाल पीर पावर ने मुआहिदों को कबल अज वक्त ख़त्म करने पर दस्तखत कर दी हैं, जबकि 5वीं कंपनी हैप्को की जानिब से आइंदा 1-2 दिन के अंदर अंदर इस पर भी अमल किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान की मईशत को जोंकों की तरह चिमटी IPPs कंपनी से महंगी तरीन बिजली की पैदावार का मामला जल्द या बदीर हल हो जाएगा, क्योंकि अवाम अब उकता चुके हैं और ख़ित्ते में इस वक्त सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान ही में बन रही है, जबकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ज़खायर कोयले की शक्ल में भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद ना सिर्फ हमें डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है इन IPPs कंपनीज़ के लिए, बल्कि कोयला भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खाकार नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकार नजीब साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि ये जो 5 IPPs कंपनीज़ के साथ बिल आखिर वो कहते हैं कुफल टूटा खुदा खुदा करके तो इनिशिएट तो हो गया है, आप समझते हैं कि इसके बाद हम मज़ीद IPPs कंपनीज़ के साथ भी जो मुआहिदे हैं उसको रीन्यू होता हुआ देखेंगे, क्योंकि 101 टोटल कंपनीज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवा साहिबा, आपने जो इंट्रोडक्शन कहा वो बहुत, पाकिस्तान इस वक्त एक IMF की इंगेजमेंट में है। इसने आपको एक वक्त दिया है, एक स्पेस दी है, जिसमें आप अपने जो कलीदी मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। एनर्जी आई थिंक रिफॉर्म या रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में सबसे ऊपर होना चाहिए। उसमें एक सप्लाई साइड का जुज़, मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक जुज़ सप्लाई साइड का पाकिस्तान के IPPs के वो मायदे हैं जिनको एक तरह से हमने 17% डॉलर बॉन्ड की तरह किया हुआ है। जो ये 5 IPPs हैं जिनकी बात हो रही है, हब को अगर ऐड कर लें तो ये 5 हो जाते हैं। अगर इनसे हम अपना मायदा जो है, जो कि अपने 25 साल गुजर चुके हैं, और ये टेक और पे से हटा देते हैं और इनकी ज़रूरत भी नहीं है सिस्टम में, तो 65 पैसे फरवा साहिबा आपके बिल में बेहतरी हो जाएगी ओवरऑल। जी, 18.5 रुपए इस वक्त आपकी कॉस्ट है जो आप
पे करती हैं इन टर्म्स ऑफ जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं. अब इसके साथ साथ जो हमारे 94 और 2000 की पॉलिसी के मुआहदे हैं, अगर उन सब को तकरीबन ख़त्म कर दिया जाए, मेरे ख्याल है 5-6 और शायद रह गए हैं, तो तकरीबन ओवरऑल 2 रुपए कमी आ सकती है. अब इससे अगर आगे जाएं तो आपके गवर्नमेंट के बहुत से प्लांट्स हैं, सीपेक और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये 50% हैं तकरीबन, जो 2015 ऑनवर्ड्स हमने प्रोजेक्ट लगाए थे. इसमें कोई ₹1.25 की गुंजाइश है. और फिर जो बड़ा आई थिंक चंक है वो आता है जब आप IPPs वो जो आपने चाइना और सीपेक के साथ लगाए हुए हैं. हाँ. उसमें कहीं भी मैं कहता हूं कि 2 से 3 साढ़े 3 रुपए की गुंजाइश है. अगर वो डेट वो आप बंद नहीं कर सकते, पर जो कर्जा लिया है फरवा, वो ये हम कह सकते हैं कि मैंने फरवा को वापस करना था 3 सालों में, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे 3 साल का मॉरेटोरियम दे दीजिए. हाँ. आप 3 साल बाद मुझसे अगले 15 साल में वो कर्जा ले लीजिएगा. तो जो अगले 3 साल की बोझ अगर मैं निकाल दूं, तो जो आपका बिल है, यानी कि कौम का बिल जो है, वो कहीं 1-2 रुपए अच्छा, से लेके ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डॉक्टर साहब डिस्कस कर रहे हैं. इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल भी है. मुझे ये बताइएगा, ये तो चले हम वे सेलिब्रेटिंग के चलो 5 कंपनीज ने ये कर दिया है, लेकिन आपको लगता है कि क्या बाकी कंपनीज भी रजामंदी, जैसे कि आपने बताया कि सीपेक के साथ भी जुड़ी हुई हैं, तो बाकी कंपनीज भी क्या इसको रिविजिट करेंगी? ऐसा तो नहीं कि हमें रेकॉर्ड की तरह फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ जाएगा और हमारे लिए वो एक गले की हड्डी साबित होगी? देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक है सरकारी कंपनीज का, उनका तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो हमने 20% लगाया हुआ है, आई थिंक PSDP के थ्रू या जैसे भी लगाया हुआ है, वो कम करना है तो हुकूमत खुद कम कर सकती है. तो वहाँ तो मैं समझ सकता हूँ 1 रुपया सवा रुपया कम हो जाएगा. और जहाँ तक चाइनीज प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है जो सीपेक के अंडर हैं, उसमें आई थिंक वक्त भी लगेगा और उसमें हर डेट को देखा भी जाएगा. हमने एक फाइनेंशियल एडवाइजर चाइना में हायर किया है पाकिस्तान ने, और वो अब इन प्रोजेक्ट्स में से गुजरेगा. किसका डेट कितना मौखर हो सकता है, ये अगले 5 साल 6 साल तक का डेट है. मेरे ख्याल है 30 तक जाता है. तो किस किस को तकरीबन मेरे ख्याल है $15.5 अरब हैं जो वापस होने हैं. अगर हम इसको मौखर करते हैं, कुछ को रीप्रोफाइल करते हैं, तो ये कैसे सारा कुछ वर्कआउट करेगा, किन टर्म्स पे, उसमें मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो जरूर आ जाएगा. सो कहीं मैं समझता हूं कि ऑन द मिनिमम 2 रुपए से लेके 6 रुपए मैक्सिमम के दरमियान एक रिलीफ का जो आंसर है, यानी कि टैरिफ में जो कमी है वो आपको दिखाई दे सकती है. सो दैट्स अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान टू टेल. ये अच्छा कदम है, ये अच्छा वक्त है ये काम करने का. And also we say this in English that something is better than nothing. So there is something, तो we should celebrate that. लेकिन another question for you डॉक्टर साहब के what are the alternatives? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोयला भी मौजूद है, विंड के थ्रू भी हम बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी पेट्रोल डीजल और ये सब चीज़ें तो हैं ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं. क्या कोई पाकिस्तान कुछ चेंज ला सकता है स्ट्रेटजी में? सो देखिए ना, अब तो बात हुई कि एक जो सप्लाई साइड का हैंडल हुआ है, अगले चंद सालों में लोगों को मालूम नहीं है, 17,000 मेगावाट नई कैपेसिटी हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट आउट की हुई है. डायमीर भाषा है, बल्लो की है, बाकी प्लांट्स हैं. पहले तो बैठ के जो स्टेट है उसको ये सोचना है कि इसको कैसे हमने लाना है, क्यों मौखर नहीं करना, क्योंकि जो 45,000 मेगावाट कैपेसिटी है इस वक्त मुल्क की, गर्मियों में 30-35,000 और सर्दियों में 10,000 मेगावाट की डिमांड आती है. सो ये सोचना है. फिर इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, किस तरह रिन्यूएबल्स, किस तरह न्यूक्लियर को एंटर कर सकते हैं, न्यूक्लियर बिजली सस्ती है उसको किस तरह एंटर कर सकते हैं, बेस लोड कहाँ आएगा, पीकिंग प्लांट्स कहाँ होंगे. सो सप्लाई साइड का सबसे बड़ा जुज तो अगले 17,000 मेगावाट की कैपेसिटी को संभालना है. अब आगे आ जाइए, जो डिस्कोस के नुकसान है फरवा 500 अरब के इस साल वो तो होंगे, 2500 अरब का सर्कुलर डेट भी खड़ा है, उसको भी री इंजीनियर करना है. फिर आपका जो बिल आता है उसमें 3 रुपए एक सरचार्ज है जो हम लेते हैं कि आपने जो मौखर किया हुआ है डेट, यानी कि डेट सर्विसिंग सरचार्ज कहते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है. फिर एक 18% GST है, उसको कैसे हैंडल करना है. सो आई मीन द सिचुएशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन सेइंग कि एक and what do you think that if IMF has given us a room or space to revisit our fundamental problems जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, do you think that the government has the capability to handle it, especially when Aurangzeb साहब is sitting?
आपने इससे अच्छा जुमला नहीं बोला होगा अपने जितनी भी करियर में। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि IMF की एंगेजमेंट आपके जो फंडामेंटल मसाइल हैं फरवा, उनको हल नहीं करती। वो आपको एक वक्त देती है, एक स्पेस देती है, जैसे आपने कहा कि आप जाइए। अब आपने एनर्जी हल करना है, इन्वेस्टमेंट साइड को देखना है, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना है, पाकिस्तान का जो मालियाती चैलेंज है, जो नुकसान करते हैं आप, कमाते कम हैं, खर्च ज़्यादा करते हैं, इन दोनों साइडों को ठीक कर रहा है। और एक मैं बहुत अहम बात अब आपके, मैंने कभी पहले प्रोग्राम में ये नहीं कही, फंड के साथ अब जो एंगेजमेंट है ना, वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की नहीं है। अब 5 मालियाती खसारे हैं जो आपने संभालने हैं। 5 हुकूमतें हैं पाकिस्तान में जो खर्च करती हैं और कमाती भी हैं। आपने जाके अगले 3 से 5 साल में IMF की अम्ब्रेला के साथ साथ इसको ठीक करना है और आसानी पैदा करनी है कि कारोबार आगे चले। अगर तो 3 से 5 साल बाद, मैं जहां भी हूं, पाकिस्तान में हूं, अब्रॉड हूं, आप मुझे इंटरव्यू कर लेना, अगर इन 5 जो जुज मैंने आपके सामने रखे हैं, एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, पैदावारी सलाहियत, मालियाती खसारा और रेगुलेटरी ईजिंग, अगर ये वक्त हमने संभल के, समझ के, प्रोफेशनल कैपेबिलिटी ऐड करके संभाल लिया, तो पाकिस्तान, आप यकीन कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है सूरत हाल जितनी आज दिखाई दे रही है। जी, तो आपके जो हालात है वो बेहतर हो जाएंगे। एक बात और कहूँ, लोगों के लिए कुछ आसानी पैदा हुई है, कुछ इन्फ्लेशन जो है उसके कीमतों के बढ़ने की शरह टूट गई है, पॉलिसी रेट 17.5% हुआ है। इसका मतलब फरवा ये है कि आपने 1 लाख रुपया बैंक से बोरो किया, अब आप 17,500 की किस्त देंगी सालाना की बेसिस पे, पहले आप 22,000 की दे रही थी, महीने बाद ये 15,000 से भी नीचे चली जाएगी। तो आप बोरो करके कोई काम करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। कुछ इंटरनेशनली तेल की कीमतें कम हुई थी, रुपया आपका मुस्तहकम हुआ था, आपको थोड़ा सा रूम मिला, तेल की कीमत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कम हुई, सो थोड़ी सी आसानी पैदा हुई है। और इस पे मुझे आपने बड़ी अच्छी एक मिसाल याद करा दी कि जो कहते हैं नवाज शरीफ साहब के हमने तेल बहुत सस्ता कर लिया था, इसमें इंटरनेशनल फैक्टर भी शामिल था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, क्योंकि उस वक्त जब तेल नीचे आया आलमी मार्केट में तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जो रिलीफ है वो भी नीचे तक दिया, वो पानी नीचे तक पहुंचाया लोगों तक। लेकिन इट इज़ द वेरी क्रूशल टाइम एंड राइट टाइम टू रीविजिट आवर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स एंड टू फिक्स देम, अदरवाइज हम बहुत पीछे चले जाएंगे और वो हम जाना नहीं चाहते और ना ही अफोर्ड कर सकते। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।